नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। छात्र पीपीएससी कार्यालय के सामने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब इस मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले तो लोकतंत्र में किसी भी तरह का लाठीचार्ज दुखद है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आता है तो सरकार लाठीचार्ज को ही सबसे आसान जरिया मानती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को चोट लगी है, वह अस्पताल में है, हम अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा हंगामा नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है। इसमें सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में इस बात को साफ नहीं किया। अब हंगामा होने के बाद कहा जा रहा है कि परीक्षा एक ही पेपर से होगी। सरकार की लापरवाही से ऐसा हंगामा हुआ है। विद्यार्थियों या समाज के किसी भी वर्ग के प्रदर्शन या बात रखने पर लाठीचार्ज कराना गलत है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पर बातचीत को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अब तक कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया है। किसान नेता ने कहा कि सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश विकास कर रहा है, लेकिन विकास का मापदंड किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करता है। पंढेर ने साफ किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को जिस तरह से चलाया है दूसरा कोई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ लेकर चलने की भूमिका में काम किया है और कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन को आगे लेकर चलेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। इस तरह की बातें अगर चर्चा में आएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगी और सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो मान्य भी होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है। मौजूदा स्थिति में इंडिया गठबंधन मजबूत है, सशक्त है, लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो जब गठबंधन दलों की बैठक होगी तो उस पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इसके घटक दलों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं और कांग्रेस द्वारा गंभीर आत्मनिरीक्षण के लिए आवाजें उठ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद का ताज़ा मुद्दा महाराष्ट्र से आया है, जहां समाजवादी पार्टी ने शिवसेना यूबीटी के एक नेता द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करने के बाद महाविकास अघाड़ी छोड़ने की घोषणा की है। वहीं इससे पहले अडानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने अन्य इंडिया ब्लॉक के भागीदारों के साथ भी नहीं देखी गईं। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही मुद्दों पर घटक दलों के बीच मतभेद हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछली बीजेडी सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और लाखों रुपए में नौकरियां बेची गई हैं। मांझी ने विधानसभा में ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश करते हुए यह आरोप लगाया। वहीं विपक्षी बीजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सस्ती बयानबाजी करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए और साथ ही उनसे आरोप साबित करने को कहा। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की भारी जीत के बाद महाराष्ट्र के लोगों में कोई उत्साह या खुशी नहीं दिखी। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है
लेकिन उन्हें इस झटके के बाद लोगों के पास जाना चाहिए। सीरिया में विद्रोही गुटों ने दारा क्षेत्र के अधिकतर जगहों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। दारा वही इलाका है जहां से साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार विद्रोही गुटों ने कहा है कि वे अपने लड़ाकों को वापस बुलाने और सैन्य अधिकारियों को राजधानी दमिश्क तक सुरक्षित रास्ता देने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस बीच सीरिया की सेना का कहना है कि वो होम्स शहर के आसपास हवाई हमले कर रही है ताकि वह शहर में घुस चुके विद्रोहियों को पीछे धकेल सके। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार विद्रोही गुटों ने दारा के 90% से भी अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले महीने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया था। वहीं अब एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी सरकार और बीजेपी ने अडानी को बचाने के लिए पिछले दिनों कहा कि अमेरिका हमारे अडानी जी और मोदी जी के खिलाफ झूठी खबरें चलवा रहा है, और अब अमेरिका ने इस फर्जी दावे का खंडन किया है और कड़े शब्दों में कहा है कि ये बहुत ही निराशाजनक है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा कि हम हमेशा से दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया के ध्वज वाहक रहे हैं। मीडिया की खबरों में हमारा कोई दखल नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आगे लिखा कि एक बार फिर से अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। नरेंद्र मोदी का साफ फरमान है कि कुछ भी करो, मेरे दोस्त अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेता उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे और इसके बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन वह पार्टी नेताओं की मांग के कारण नरम पड़ गए। सामंत ने मीडिया से कहा कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे। पार्टी विधायकों और नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वह गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर करने वाले बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां भाजपा और एनडीए के नेता बनर्जी के इस बयान को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इंडिया के घटक दल एनसीपी शरद पवार गुट ने इसका समर्थन किया है। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग हैं। वह भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तार-तार हो चुका है। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, कहीं ममता बनर्जी तो कहीं अरविंद केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़कर राजनीति करना चाहती है। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में हारी है तब से इंडिया गठबंधन में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है वो ममता बनर्जी के बयान से पता चलता है।
उन्होंने कहा कि जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व है यानी कांग्रेस है, उससे हो नहीं पा रहा। ऐसा ही बयान विपक्षी पार्टियों का भी आया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया जब वो संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जो 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं, अब उनके खिलाफ जनता नहीं बल्कि उनके खुद के साथी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को केंद्र पर राज्य को आपदा राहत के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य को प्राप्त धनराशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा है जिस पर राज्य का हक बनता है। उन्होंने कहा कि अन्य आपदा प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता दी गई, लेकिन हिमाचल को इससे वंचित रखा गया। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाकर कोई अपराध नहीं किया है। सिंह ने कहा कि हिमाचल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्हें हिमाचल के हक के लिए लड़ना चाहिए। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के लिए अगला मतदान अब 11 दिसंबर बुधवार को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सदन में 2/3 से भी कम सदस्य मौजूद रहे। इसी वजह से महाभियोग प्रस्ताव के गिरने की संभावना है। अगर शनिवार यानी आज ये महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं होता है तो अगले दौर का मतदान 11 दिसंबर यानी बुधवार को होगा। फिलहाल मतदान कर रहे सांसदों के पास महाभियोग विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद को छोड़कर बाकी सभी मतदान से पहले ही संसद से निकल गए थे। दरअसल सत्ताधारी पार्टी ने महाभियोग से बचने के लिए सदन का बहिष्कार करने की रणनीति अपनाई है। उसका कहना है कि वो महाभियोग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।